कर्नाटक में आज चुनावी परीक्षा का दिन। सभी 224 सीटों पर वोटिंग जारी। बीजेपी कांग्रेस जेडीएस में मुकाबला। आज राजस्थान के दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5,500 करोड़ की देंगे सौगात। ब्रह्मकुमारी परिसर से करेंगे संबोधन। द केरला स्टोरी फिल्म के बैन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। निर्माता विपुल शाह ने पश्चिम बंगाल सरकार के रोक वाले आदेश को दी चुनौती। बाराबंकी में जनसभा में भड़के केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर। टेंट को हटाकर सामने लगाने का सुनाया फरमान। टेंट सामने लगने के बाद शुरू किया संबोधन। हरदोई में गैस सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। घर में रखा शादी का सामान जलकर खाक। हादसे में एक व्यक्ति की हुई दर्दनाक मौत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगा। खबरों का रुख करेंगे। कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से कर्नाटक के 58,545 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है। चुनाव आयोग के अनुसार कर्नाटक में 9 बजे तक 8.26% मतदान हुआ है। राज्य के सीएम बसवराज बोम्मई, पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार समेत कई दिग्गजों ने मतदान किया। बता दें कि कर्नाटक की जनता 2,615 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज करेगी। 13 मई को राज्य में वोटों की गिनती होनी है। तो सीएम बोम्मई समेत कई दिग्गज नेताओं ने मतदान किया। आज कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है और कई बड़े नेताओं ने मतदान किया है। कर्नाटक में 9 बजे तक 8.26% मतदान हो गया है। सीएम बोम्मई समेत कई दिग्गजों ने मतदान किया। बता दें कि आज सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। कर्नाटक में 9 बजे तक की अगर बात की जाए तो 8.26% मतदान किया जा चुका है। सीएम बोम्मई समेत कई बड़े दिग्गज ने वोट डाला। कर्नाटक विधानसभा के लिए आज मतदान जारी है। ऐसे में फैसला जो है वो 13 तारीख को होगा। 13 तारीख को कर्नाटक का किंग कौन होगा उसके बारे में फैसला होना है। सीएम बोम्मई समेत कई दिग्गजों ने मतदान किया। सुबह 7 बजे से ही मतदान कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जारी है। इसी बीच लखनऊ से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। सपा ने उपचुनाव को लेकर आयोग से शिकायत की है। पुलिस पर मतदाताओं को परेशान करने का आरोप लगाया। स्वार के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में परेशान करने का आरोप। आईडी चेक करने के नाम पर परेशान करने का आरोप लगाया गया। टांडा, दडियाल, लंबाखेड़ा, अकबराबाद वोटर परेशान। सपा बार बार आईडी चेक करने के नाम पर परेशान किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि रामपुर की स्वार सीट पर चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और ऐसे में बार बार मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए। आइए उनसे जान लेते हैं। सिद्धार्थ, सपा का आरोप है कि वहां जो मतदान करने मतदाता पहुंच रहे हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें समाजवादी पार्टी लगातार शिकायत कर रही है। जिस तरीके से निकाय चुनाव में कर रही थी प्रथम चरण में, उसके बाद कहीं ना कहीं आज उपचुनाव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें भी उनके द्वारा शिकायत की जा रही है कि समाजवादी पार्टी का जो परंपरागत वोटर है उसको लगातार परेशान किया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग से अपील की है कि इसको संज्ञान में ले और इसको तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करे। जो उनके चुनाव प्रभारी हैं अरविंद कुमार सिंह, उन्होंने इस मामले की शिकायत की है। जी सिद्धार्थ, जो उपचुनाव करने के लिए वहां मतदाता उपचुनाव में पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, क्या उनकी शिकायत है ये? जी बिल्कुल, इनका कहना है, जो समाजवादी पार्टी उनका कहना है कि लगातार हमें इस तरीके से जानकारी मिल रही है मतदाताओं द्वारा कि हमें परेशान किया जा रहा है, हमारे एजेंटों द्वारा इस तरह बताया जा रहा है। अभी तक कैमरे के सामने किसी भी मतदाता ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। ये समाजवादी पार्टी के जो आधिकारिक ट्विटर अकाउंट है उससे शिकायत की गई है और जो अरविंद कुमार सिंह है उनके द्वारा जल्दी चुनाव आयोग में जाकर इसकी रिसीविंग कराई जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है उनके द्वारा। देखिए, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है, चाहे जो
चरण का चुनाव रहा, चाहे इसके पहले विधानसभा चुनाव रहे हो या प्रथम चरण में लगातार समाजवादी पार्टी कुंडा को लेकर भी ऐसे शिकायतें करती रही। निकाय चुनाव में कुंडा में भी इसी तरीके की धांधली की जा रही, तो कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि इस मामले को लेकर कितना संज्ञान लेता है चुनाव आयोग, तो देखने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो है शांतिपूर्ण तरीके से दोनों विधानसभाओं में जहां उपचुनाव हो रहे हैं पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा है, ऐसा प्रशासन का भी कहना है। जो वहाँ जिलाधिकारी है उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब देखना यह है चुनाव आयोग किस तरीके से इस मामले को संज्ञान लेता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सिद्धार्थ, जब भी चुनाव होते हैं सपा का यही आरोप होता है कि उनके लोगों को मतदान नहीं करने दिया जा रहा है, परेशान करने दिया जा रहा है। प्रशासन का इस पर क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल प्रशासन का कहना ऐसा कुछ नहीं है। ये सबसे ऐसा ना कोई हमारे द्वारा किया जा रहा है, ना हम किसी के प्रति पक्षपात कर रहे हैं। हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं निष्पक्ष मतदान कराने के लिए, और कहीं ना कहीं हम इस पे प्रयासरत हैं। पहले भी हमने लगातार इस तरीके के लिए, चाहे आपने जब भी समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, किसी ने भी शिकायत की है तो उसमें हमने एक पक्षी कोई कार्रवाई नहीं की। जो सही था, जो न्याय संगत था, वही किया गया है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, अब देखिए अभी तो 10:30 से 11 के बीच का समय है, 11:30 उसके बाद आगे और शिकायतें करेगी। ये 12 बजे के बाद लगातार इस तरीके की शिकायतें की जाती हैं, और जो हमारे सूत्र वो बताते हैं कि अभी जल्द ही जाकर चुनाव आयोग में मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, एक बात जो आपने कहा सबसे महत्वपूर्ण, कि कोई भी चुनाव रहता है समाजवादी पार्टी एक बार जब शुरुआत में मतदान होता है तब शिकायत करती है, उसके बाद 12 से 2 बजे के बीच में एक शिकायत की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये लगातार इस तरीके शिकायतों का दौर चलता रहता है। अब इसको तो समाजवादी पार्टी के नेता ही बता सकते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं आगरा में नगर निकाय चुनाव की मतगणना को लेकर प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां करीब करीब पूरी की जा चुकी हैं। प्रशासन की ओर से महापौर, पार्षदों और नगर पंचायतों के उम्मीदवारों की होने वाली मतगणना को लेकर मंडी समिति स्थित मतगणना केंद्र पर सभी प्रशासनिक इंतजाम पूरे किए जा चुके हैं। वहीं किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रहा है। तो कल नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना है। प्रशासन की ओर से इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। मतगणना केंद्रों को लेकर पूरे इंतजाम यहां देखने को मिल रहे हैं। कल नगर निकाय के दूसरे चरण का मतदान होना है। बता दें कि इससे पहले चरण का मतदान हो चुका है, और प्रशासन की ओर से दूसरे चरण के मतदान के लिए तैयारियां जो है वो जमीनी स्तर पर पूरी कर ली गई हैं, और सभी पार्टियां भी इसे लेकर उत्साहित हैं, सभी प्रत्याशी भी उत्साहित हैं, और मतदाता जो है वो कल वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। दूसरे चरण का मतदान है नगर निकाय चुनावों को लेकर, ऐसे में सभी तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी हैं। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, कल नगर निकाय चुनावों को लेकर दूसरे चरण का मतदान है, ऐसे में जमीनी स्तर पर क्या तैयारियां देखी जा रही हैं? तो देखिए, पहले चरण में 9 मंडलों का चुनाव हो चुका है। दूसरी ओर देखा जा रहा है कि दूसरे चरण में कल मतदान होना है। इसको लेकर के यहाँ अगर पोलिंग पार्टियों की बात कर ली जाए तो पोलिंग पार्टियां यहाँ से निकल रही हैं, और जितने भी देखिए केंद्र हैं उन पर कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंच रही है। लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ के अधिकारी मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई चूक ना हो, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, प्रशासन का क्या कहना है तैयारियों को लेकर? देखिए, अगर प्रशासन की बात करें तो देखिए सेंसिटिव जितने भी बूथ हैं उनको लेकर के तमाम एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया गया है कहीं। और अगर बात करें उससे पहले तो तमाम लोग ऐसे अराजक तत्वों को भी कहीं ना कहीं देखिए उनकी 116 करा दी गई है, जिससे कि कहीं कोई बवाल ना हो। तो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन यहाँ अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, अगर पहले चरण के मतदान की बात करें तो तमाम ऐसी समस्याएं थी जो सामने आई थी। कहीं लालच दिया जा रहा था प्रत्याशियों को, कहीं मारा पीटा जा रहा था, कहीं ईवीएम खराब थी, तो कई समस्याएं ऐसी आई थी, कहीं लोगों को मतदान भी नहीं करने दिया जा रहा था। लेकिन अब कल दूसरे चरण का मतदान है, इससे लेकर ऐसा कुछ? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें पहले चरण में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली थी। कहीं देखा जा रहा था कि जितने भी प्रत्याशी थे वो लुभाने वादे कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं कोई सामान भी बांटने का कार्य कर रहे। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है, और जहाँ पर टीमें बना करके देखिए जगह जगह मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर सीसीटीवी की बात करें और यहाँ पर वीडियोग्राफी की बात करें तो सीसीटीवी से लेकर के वीडियोग्राफी भी यहाँ कराई जा रही है, जिससे कि कहीं कोई
दिक्कत ना हो और जिस तरीके से फर्जीफिकेशन। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच प्रयागराज से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। उमेशपाल मर्डर केस में अतीक अहमद के गुर्गे देंगे गवाही। कई आरोपी पुलिस के संपर्क में हैं। उमेशपाल हत्याकांड में गवाही देने को तैयार है। बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने अतीक के बेटे पर कराया केस। अतीक के बेटे और गुर्गों पर मुकदमा दर्ज कराया गया। नफीस अहमद समेत कई गुर्गे गवाही देने के लिए तैयार है। उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ा मामला, जहां कई गुर्गे गवाही देने के लिए अब तैयार हो गए हैं। अतीक के बेटे और गुर्गों पर मुकदमा दर्ज कराया गया। नफीस अहमद समेत कई गुर्गे गवाही देने को तैयार हैं। उमेशपाल हत्याकांड में गवाही के लिए तैयार हो रहे हैं। कई आरोपी पुलिस के संपर्क में हैं और गवाही देने के लिए भी तैयार हैं। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी इरफान खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेशपाल हत्याकांड को लेकर इरफान, अब गवाह सामने आने के लिए तैयार है। जी पूनम, आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद उमेशपाल हत्याकांड में गवाही देने के लिए अतीक के गुर्गे तैयार हो गए हैं। कई आरोपी पुलिस के संपर्क में हैं। अतीक के उत्पीड़न के शिकार हुए गुर्गे अब पुलिस की शरण में हैं। यही कारण है कि उमेशपाल हत्याकांड में पकड़े गए 1 दर्जन से अधिक संदिग्धों के खिलाफ पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। माफिया के कई करीबियों ने पुलिस को मदद की है। तो ऐसे में अतीक के खिलाफ ही FIR दर्ज कराई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अतीक अहमद गैंग के सक्रिय सदस्य मोहम्मद मुस्लिम ने अतीक के खिलाफ बगावत की। उसने अतीक के दोनों बेटे समेत अन्य के खिलाफ अपहरण और रंगदारी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। वह अतीक के बेटों के खिलाफ गवाही देने को तैयार है। इससे पूर्व उमेशपाल हत्याकांड में पुलिस ने जांच की तो पता चला कि शूटरों ने नफीस बिरयानी की कार इस्तेमाल की है। पुलिस ने नफीस की कार खरीदने वाले युवक को पकड़ा, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। सबसे बड़ी और अहम जानकारी पूनम, आपको ये भी बता दूं कि इसी तरह कसारी मसारी निवासी नूर और उसके मामा मुन्ना पर आरोप लगा था कि उमेशपाल हत्याकांड करने वाले 3 शूटरों को इन्हीं दोनों ने शरण दी थी। रात के चकिया में शूटर छिपे रहे। पुलिस ने नूर को पकड़ा, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं पुलिस ने अतीक के बेटे असद के दोस्त अतीन जफर के खिलाफ शरण देने की रिपोर्ट दर्ज की। अतीन पर आरोप था कि उसने असद का ATM कार्ड इस्तेमाल किया था, लेकिन पुलिस की FIR में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ है। जी पूनम। बिल्कुल इरफान, अब ये गुर्गे तैयार हैं गवाही देने के लिए। इससे पहले क्या ये डर रहे थे गवाही देने से? क्यों सामने नहीं आना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, साफ तौर पर जब से प्रयागराज में जो है माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की गई है, तो कहीं न कहीं उनके गुर्गों भी की ये डर सता रहा है कि आखिर उनकी भी हत्या हो सकती है। इस वजह से उन्होंने जितने उनके गुर्गे थे अतीक अहमद के, वो पुलिस की शरण में है और वो गवाही देने के लिए तैयार हो गए हैं कि वो अपने आप को सरेंडर कर देंगे, अपने आप को जो गवाही देके अपने आप को बचा लेंगे। उनको ऐसा लग रहा है, लेकिन जो अपराध का ग्राफ प्रयागराज में वो बढ़ चुका है। कहीं न कहीं माफियाओं की उल्टी गिनती जारी हो गई है। बहुत जल्द एक नया खुलासा होने वाला है। जी पूनम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पत्नी अपने ही पति को डंडे से पीट रही है। ये वीडियो महावन तहसील के जमुनापार क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसमें पति को उसकी पत्नी स्टील के पाइप से मार लगा रही है, जबकि उसका पति पिटता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुरुष नशे में है और उसकी पत्नी उसको गाली गलौज करते हुए पीट रही है। पत्नी ने पति को इतना मारा कि पति बेहोश हो गया। ये मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा का है, जहां देखिए किस तरह से पत्नी नशे में धुत अपने पति को लगातार पीटती जा रही है। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है और गली में पति बेहोश हो गया। पत्नी ने पति को इतना मारा कि पति बेहोश हो गया। इसी बीच अमेठी से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते। स्कूली बच्चों को ले जा रही वैन में आग लग गई। वैन में आग लगने से 6 से ज्यादा बच्चे झुलस गए। 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। प्राइवेट स्कूल की डग्गामार वैन में भीषण आग लगी। मिश्रौली स्थित KPS स्कूल की प्राइवेट वैन है। करीब 18 बच्चों ने कूदकर अपनी जान बचाई। संग्रामपुर क्षेत्र के ठेंगा बाजार में यह हादसा हुआ। तस्वीरें जहां आग में 6 से ज्यादा बच्चे झुलस गए। बता दें कि 18 बच्चे वैन से कूदे और उन्होंने अपनी जान बचाई। तो स्कूल वैन में यह हादसा हुआ, जिसमें भीषण आग लग गई। आग की वजह से 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। फ्लैट में लगी आग से बच्चे झुलस गए। मिश्रौली स्थित KPS स्कूल की प्राइवेट वैन बताई जा रही है। लगभग 18 बच्चों ने कूदकर अपनी जान बचाई। संग्रामपुर क्षेत्र के ठेंगा बाजार में यह हादसा हुआ।
तो वहीं आगरा के ब्लॉक बाहर क्षेत्र में ग्रामीणों ने जिले के डीएम और एसडीएम से राशन डीलर की और से कार्ड धारकों को राशन घुटतौली से देने और कालाबाजारी करने की शिकायत की थी। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने भी इस बात की शिकायत की थी। शिकायत पर उच्चाधिकारियों के आदेश पर आपूर्ति इंस्पेक्टर के साथ जांच को लेकर टीम मौके पर पहुंची और राशन डीलर की दुकान की जांच कर शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए गए। जांच टीम की ओर से पूरे मामले की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने राशन दुकान निरस्त करने की मांग की है। तो उत्तर प्रदेश के आगरा में राशन डीलर लोगों के राशन में से कटौती कर रहा था। ग्रामीणों ने डीएम से कालाबाजारी करने की शिकायत की। मौके पर उच्च अधिकारियों के साथ पुलिस पहुंची और लगातार इसकी छानबीन इस मामले की जा रही है। राशन डीलर पर गंभीर आरोप लगाए हैं गांव वालों ने और साथ ही राशन की दुकान को बंद करने की भी मांग कर रहे हैं। अगली खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां रनियाला दयालपुर में दिन दहाड़े घर में घुसकर 60 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। इस हत्या की घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतक का नाम समय सिंह बताया जा रहा है, जो अपने मकान में सोया हुआ था। सोते वक्त समय सिंह के सर पर धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया। सूचना के बाद नुक्कड़ थाना प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद विशिष्ट पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी जोगेंद्र कल्याण हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोगेंद्र, पूरी खबर क्या है? देखिए, आपको बता दें, सहारनपुर के थाना नकुड़ के ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम रनियाला दयालपुर का पूरा मामला है, जहां पर एक बुजुर्ग अपने घर पर था। तो वहीं अभी जो हाल ही में हमारे पास जो जानकारी आई, बताया जा रहा है 2 लोग इस शराब का सेवन कर रहे थे। कुछ पैसों को इनका देन लेन था समय सिंह पर। किसी एक युवक का पैसों का कुछ उधार देते, उस पैसों को लेने मांगने को लेकर वहां पहुंचा था और दोनों ने शराब पी थी। जिसके बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें उस युवक ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया है। वहीं जब एसपी ग्राम पहुंचे थे मौके पर, तो उन्होंने पूरे मामले को जांच की है। उन्होंने भी ये बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही पूरा मामला इसका खुलासा कर दिया जाएगा। समय सिंह अकेला उस टाइम अपने घर पर था और जो परिवार के जो लोग थे वो गांव में किसी कार्यक्रम में गए हुए थे, जिसके बाद घटना को उस युवक ने शराब के नशे में अंजाम दिया है। जी, चलिए जोगेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच चुनाव से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक और युवती ने फांसी लगा ली। गांव से 5 किलोमीटर दूर आम के पेड़ पर लटकते मिले शव। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। हत्या कर शव लटकाए जाने की आशंका जताई जा रही है। आसिवन थाना क्षेत्र के जखेला ग्राम की घटना है। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई है। हत्या कर शव लटकाए जाने की हालांकि आशंका जताई गई। आजीवन थाना क्षेत्र के जखेला ग्राम की घटना बताई जा रही है। उन्नाव में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक और युवती ने फांसी लगा ली। गांव से 5 किलोमीटर दूर आम के पेड़ पर लटकते मिले शव। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। हत्या कर शव लटकाए जाने की आशंका जताई जा रही है। आसीवन थाना क्षेत्र के जखौला ग्राम की पूरी घटना है। थाना आसिवन के ग्राम जखेला में एक युवक और एक युवती की डेड बॉडी पेड़ से लटकी हुई बाग में मिली है। इस मामले में दोनों शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में श्रावस्ती के कोना थाना में 2 बाइक सवारों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत हो गई और दूसरे घायल बाइक सवार युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो वहीं युवक की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के अनुसार बाइक सवार युवक अपनी बहन को लाने के लिए घर से निकला था और उसी बीच यह हादसा हो गया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है। इस बीच एक बार फिर कांग्रेस में कलह की आहट सुनाई दे रही है। बीते दिनों गहलोत के एक बयान ने फिर से पायलट को अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की दावत दे दी है। पायलट फिर सक्रिय हो गए हैं और गहलोत पर लगातार निशाना साध रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले, पर चुनावी घमासान से पहले कांग्रेस में दंगल चल रहा है।
सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच शह और मात का खेल जोरों से चल रहा है। अभी तक मात खाए सचिन पायलट ने एक और दांव चल दिया है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद पुराना है। इसकी शुरुआत साल 2018 से होती है। पायलट और गहलोत में फंसी कांग्रेस। 2013 में राहुल गांधी ने सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया। सचिन पायलट ने कमजोर कांग्रेस संगठन में ऊर्जा भरी और सत्ता के शिखर पर पहुंचाया। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने विजय हासिल की, जिसके बाद कयास लगाए गए कि पायलट को सीएम की कुर्सी मिलेगी, लेकिन वरिष्ठता और अनुभव के नाम पर अशोक गहलोत सीएम बने। पायलट को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई। दोनों के बीच तीखी तलखी कई बार जनता के सामने भी देखी गई। अशोक गहलोत सार्वजनिक रूप से पायलट को नाकारा और निकम्मा तक कह चुके हैं। गहलोत के दांव से कई बार मात खा चुके सचिन ने इस बार नया दांव चला। गहलोत के बयान पर उनके खिलाफ भी इस्तेमाल किया है। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है, इसको समझाना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं, ये स्पष्ट कर देना चाहिए। आप सबको मालूम है, सरकार बनने के बाद मैं प्रदेश का उप मुख्यमंत्री था, प्रदेश अध्यक्ष था, और 2020 में देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में मेरे पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी। अनेक ऐसे प्रकरण। अब आपको सुनाते हैं वो बयान क्या है जिसको ढाल बनाकर सचिन जादूगर गहलोत पर हमला कर रहे हैं। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा, हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने? और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी वसुंधरा जी की। और राजस्थान में कांग्रेस को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी लोगों को जोड़ पाएंगे या नहीं, ये तो दिसंबर की सख्त सर्दियों में ही पता चलेगा। फिलहाल तो अशोक गहलोत कदम पीछे खींचते नजर नहीं आ रहे। पायलट भी सधे अंदाज में गहलोत को चुनौती दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर खड़ा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां मध्य प्रदेश और यूपी जैसे राज्यों ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है, तो वहीं कुछ राज्य पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की सरकारों ने इस पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, इस फिल्म को लेकर विवाद इतना बढ़ चुका है कि अब फिल्म के क्रू मेंबर्स को बाहर निकालने की धमकी भी मिलने लगी है। रिपोर्ट देखिए। विवादों में घिरी फिल्म द केरला स्टोरी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। 5 मई को रिलीज होने के बाद से ये फिल्म लगातार सुर्खियों में है। इस फिल्म को जहां कई राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया है, तो जबकि कई राज्य इस पर बैन की मांग कर रहे हैं। सुदीप्तो सेन डायरेक्टेड इस फिल्म में लव जिहाद को साफ तौर पर दिखाया गया है, जिसके बाद से अब मुस्लिम समुदाय और कई राज्य इसके खिलाफ आ गए और फिल्म पर रोक की मांग कर रहे हैं। बता दें कि फिल्म रिलीज के बाद से लगातार विवादों में घिरी है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पर अपने अपने विचार रख रही हैं। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने फिल्म को बैन कर दिया है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी फिल्म के शो कैंसिल कर दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस फिल्म को लेकर कहना है कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है, साथ ही इसे गलत तरह से भी पेश किया गया है।
Why this Kashmir files? To humiliate one section. What is this Kerala files? Though I don't support the CPM people, I am talking about the people. I am not talking about the CPM party because they are working with BJP. Instead of me, it was their duty to criticize it. But they work together. I'm sorry. I will request the state government chief minister. Very sad that your party is working with BJP. And with that BJP is showing the Kerala files a distorted stories. वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के इस बयान के बाद अब बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विरोध कर रही पार्टियों पर पलटवार करते हुए कहा है कि विरोधी पार्टियां एक तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं और इस सच्ची घटना को वो कोर्ट जाकर भी नहीं रोक पाएंगे। खुद सत्ता में नहीं थे तब तो कुछ और कहते थे, लेकिन अब इसको झूठा बताने का काम करते हैं, प्रोपेगेंडा बताते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि तुष्टीकरण की राजनीति का ये खेल, वोट बैंक की राजनीति का खेल भारत की कई बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आपको अपनी वोट बैंक की राजनीति से बाहर आना चाहिए और मैं अपने कांग्रेस और कम्युनिस्ट मित्रों से कहना चाहता हूं, सच्चाई को ना आप कोर्ट जाकर रोक पाएंगे, ना आप इस फिल्म को झूठ बताकर रोक पाएंगे। वहीं राजनीतिक पार्टियों में भी इस गहमा गहमी के बीच फिल्म के क्रू मेंबर्स की भी परेशानी बढ़ गई है। दरअसल फिल्म के क्रू मेंबर्स को फिल्म के रिलीज के बाद धमकी मिलने लगी है। बता दें कि फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन को एक अनजान नंबर से मैसेज आया है जिसमें उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने की धमकी दी गई है। साथ ही शख्स ने यह भी कहा है कि उन्होंने स्टोरी दिखाकर अच्छा काम नहीं किया है। फिलहाल फिल्म डायरेक्टर को मिले इस धमकी के बाद से उनकी और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। फिलहाल बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।